प्यारे बच्चों, आपको बड़ी समस्या होती है कि रेखांकित अंश की व्याख्या क्या कैसे करें। तो आज हम पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको रेखांकित अंश की व्याख्या ही बताएंगे कि आपको कैसे करनी है। पूरे यहाँ पर 5 अंक आपको मिलने वाले हैं। 5 नहीं मतलब 4 अंक मिलने वाले हैं आपको। 4 अंक मिलेंगे यहाँ पर पूरे के पूरे, ठीक है। 4 अंक पूरे के पूरे यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि 2 अंक की एक रेखांकित गद्यांश की होती है और 2 अंक की पद्यांश की होती है। तो पूरे के पूरे 4 अंक का काम आपका हो जाएगा। कोई नंबर काट नहीं पाएगा अगर आप ऐसे लिखेंगे तो। सबसे पहले आपको देखना है गद्यांश, ठीक है। गद्यांश कहाँ है? यहाँ पे आया पहला गद्यांश। मान लो ये पहला गद्यांश है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसी में एक प्रश्न होता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां पर देखिए ये घ वाला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब यहां पर जो अंश यहां रेखांकित है, यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। इतना अंश रेखांकित है और इसी की इतने की ही इन्हीं 2 लाइनों की ही व्याख्या आपको करनी है। दुनिया भर का नहीं लिखना है, शॉर्टकट रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे कि आप रेखांकित अंश की व्याख्या गद्यांश की देखिएगा। सबसे पहले आप यहां पर संकेत डाल देंगे, ठीक है। संकेत डालेंगे। संकेत में क्या लिखेंगे? संकेत में उतना लिखेंगे जितना आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, जैसे यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से और यहाँ पर एक सूत्रता है, तो आपको यहाँ पर यद्यपि बाह्य डॉट 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 एक सूत्रता है, ऐसा संकेत आप लिख देंगे, ठीक है। और ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर आप हेडिंग डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। एग्जाम में आपको ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है, ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है। दुनिया भर के पेन जैसे मैंने यहाँ पर आकर्षण के लिए कर दिए हैं, आप मत करना। मुझे तो समझाना था तो आपको कई पेन का प्रयोग किया है, लेकिन आपको केवल क्या करना है? आपको केवल ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, और स्केच ले जा सकते हैं, बस स्केच ऐसा हो कि छपे ना इधर से उधर, ठीक है। इधर से उधर छपे ना, बस। तो इंटरमीडिएट वालों के लिए है ये, कक्षा 12 के लिए, ठीक है। और आप लोग मेरी बात माने तो एक बार शेयर कर दीजिए। हाई स्कूल के लिए मैं पुनः बता दूंगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, फिर यहां से शुरू करेंगे। यद्यपि बाह्य रूप के दृष्टि से ये संस्कृत के बाहरी लेकिन आप इससे पहले थोड़ा सा लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि, इतना आपको हर एक व्याख्या में कर लेना है रेखांकित अंश की। प्रस्तुत रेखांकित अंश में, और यहां पर आपको लेखक का नाम डाल लेना है, ठीक है। ये लेखक का नाम हमेशा डालिएगा। कलर आपको चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, वैसे अगर ब्लैक से लिख देंगे लेखक का नाम तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रेखांकित अंश में, प्रस्तुत रेखांकित अंश में वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि यद्यपि बाहरी रूप सौंदर्य की दृष्टि से हमारे राष्ट्र भारत की, तो यहाँ पर बना के कैसे लिखना वो हम आपको बता रहे हैं कि आप रटे ना हो फिर भी व्याख्या कर देंगे। व्याख्या रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप लिखेंगे यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। तो अब यहाँ थोड़ा चेंज है, यद्यपि बाहरी रूप सौंदर्य की दृष्टि से, थोड़ा सा चेंज कर दिया। रूप सौंदर्य की दृष्टि से हमारे राष्ट्र भारत की संस्कृति के उपर्युक्त अनेक लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। उपर्युक्त कौन से? साहित्य, कला, नृत्य, गीत, ये पहले कहा जा चुका है इसलिए कह दिया, ठीक है। दृष्टिगोचर होते हैं। तो भाषा बदल दी हमने, मतलब हमने शब्द एक आध जोड़ के भाषा बदल दी, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, भाषा बदल दी है। यही रेखांकित अंश की व्याख्या में करना होता। व्याख्या में हमेशा अपनी भाषा दी जाती, अपनी भाषा में ही व्याख्या की जाती है, ठीक है। फिर लिखेंगे किंतु यदि हम आंतरिक आनंद की दृष्टि से देखेंगे, फिर कहता है यहाँ पर किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। तो आप थोड़ा बढ़ा के लिखेंगे, कैसे? किंतु यदि हम आंतरिक आनंद की दृष्टि से देखेंगे तो उनमें एक सूत्रता, एकता व अखंडता के दर्शन होंगे। तो ये आपका हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ये थी आपकी गद्यांश की। अब हम बता दें आपको काहे की? पद्यांश की, ठीक है। ये समझ में आया? चलो अब पद्यांश की कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ देखो, ये आ गया चौथे नंबर पे पद्यांश, ठीक। पद्यांश में अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। तो इसकी व्याख्या कैसे करनी है बताओ।
फिर वही अपनाएंगे, वही काम करेंगे कि यहाँ पर रेखांकित अंश में देखिएगा कि संकेत डाल लेंगे थोड़ा सा कि अब कहें, ताकि पता चल जाए कि मतलब कौन सा बच्चा कितना कर रहा है, कौन सा अंश रेखांकित है। ठीक, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखना चालू कर देंगे। क्या लिखेंगे आप कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, वही लेखक का नाम मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, ये लेखक का नाम है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, ये लेखक का नाम है कि कैकेयी पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई राम के सामने, ठीक है, कौन, कैकेयी, कैकेयी की बात है ना इन अंशों में, तो उसका भी थोड़ा सा परिचय देंगे। तो कैकेयी क्या कह रही है यहाँ पर, कैकेयी राम से उस सभा में कह रही है, राम के सामने की है, अब तो विधाता हमारा भाग्य के विरुद्ध हो गया है और पुत्र, अब लोग यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहेगा, माता हमेशा कुमाता ही रहेगी, यानी माता का नाम हमेशा कुमाता हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे आप कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि कैकेयी पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई राम के सामने बैठी हुई सभा मध्य कहती है कि विधाता के विपरीत हो जाने पर हाय, अब सब यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहा, परंतु अब माता कुमाता ही रहेगी। ठीक है, इतनी बात आप लिख देंगे। तो इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पद्यांश की। तो हमने आपको बता दिया कि गद्यांश और पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है, सेम ऐसे ही कीजिएगा। तो आपको पूरे के पूरे इसमें 2 नंबर और 2 नंबर यानी 4 नंबर मिल जाएंगे आपको, 4 अंक के गद्यांश और पद्यांश। ये गद्यांश का भी 2 नंबर होता है और ये पद्यांश का भी 2 नंबर का प्रश्न होता है। तो ये 4 अंक आपको मिल जाएंगे। 4 अंकों के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। ठीक है, इन 4 अंकों को ले ही लेना है। ठीक है, तो इन 4 अंकों को कदापि मत छोड़िएगा, ऐसे सही सही लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।